हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपकी नायब तहसीलदार की तैयारी अच्छी चल रही होगी एंड यू आर हेल्दी टू। अब तो कोविड भी धीरे धीरे करके जा रहा है। एंड बिफोर स्टार्टिंग माई टूडेज लेक्चर अगेन आई वांट टू टेल समथिंग कि आपको हमारे एनटी के जितने भी लेक्चर्स अभी आप सुन रहे हैं उसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप O2IAS एकेडमी की ऐप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनकी पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी, प्लस जो हमारा सारथी सीरीज का ये कोर्स चल रहा है उसका आपको वहां पे अलग से एक फोल्डर मिलेगा एंड वहां पर आपको हर लेक्चर की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। सो वहां जाकर आप लेक्चर सुनने के बाद पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेकंड लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। हम अपने पहले लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, क्या सेलिएंट फीचर्स थे, हम कर चुके हैं। आज हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूरे पॉलिटी का रहता है, फंडामेंटल राइट, वो हम करेंगे आर्टिकल वाइज। एक एक आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। हमने कुछ लास्ट ईयर के पेपर्स देखे थे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि आर्टिकल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लाइक आर्टिकल 360, 52, बहुत बार प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मेक श्योर जो से भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। एंड एज आई प्रॉमिस्ड इन माय फर्स्ट क्लास, आपको मेरी क्लासेस करने के बाद ज्यादा बुक्स, क्या एक भी बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपको ये वाले लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल प्लस मेरे लेक्चर को ढंग से सुनना है। सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था हमने बेस्ट कंट्री से बोरो किया एंड उसके बाद हमने इनकलकेट कर दिया अपनी कंट्री में। वो वाले फीचर्स हमने बोरो किए जो हमारी कंट्री को फिट कर रहे थे। अदरवाइज ये नहीं है कि हमने हर फीचर्स को लिया हर संविधान से और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। नाउ ये पहला थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आर्टिकल नंबर 1। अब कल हमने प्रियम्बल किया था तो उसमें ये वर्ड्स पढ़े थे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दैट इज अ पार्टी सिस्टम। प्लस जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तो वहां पर एक कंफ्यूजन रही कि नाम इंडिया रखा जाए कि भारत। तो एज यूजुअल इंडिया की मिक्स्ड अप्रोच, जैसे हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी है, कि भाई दोनों नाम रख दिया जाए, इंडिया ऑल्सो नोन एज भारत। ठीक है। सो द रिपब्लिक ऑफ द इंडिया, द रिपब्लिक इज गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 डे, जिसको हम संविधान डे भी बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, अंबेडकर डे। एंड 26 जनवरी 1950 को केम इनटू एनेक्शन, इंप्लीमेंटेशन हो गया। अब 26 नवंबर 1949 को कुछ तो फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के यहीं से इंप्लीमेंट होने स्टार्ट हो गए थे, प्लस जो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1950 के बाद से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ। नाउ सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26th of November, the day is observed as संविधान दिवस और कॉन्स्टिट्यूशन डे in India. It came into force 2 months later to mark the anniversary of Purna Swaraj. Hence, this day is celebrated as Republic Day. आपने देखा अभी रिपब्लिक डे की परेड निकली है, ठीक है। चलो उससे भी रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि रिपब्लिक डे की परेड कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है। एंड इसके बाद इस बार डेट भी चेंज हुई है, पहले 24 से 29 होती थी, इस बार 23 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। आपने देखा सुभाष चंद्र बोस जी के कारण, उनकी एनिवर्सरी के कारण 23rd से स्टार्ट हो गया है। एंड रिपब्लिक डे की परेड के 3 दिन के बाद वी हैव अ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जब हमारे राष्ट्रपति जी सारे फोर्सेस को अपने बैरक्स में वापस जाने के लिए कह देंगे जैसे ही सूरज ढलेगा आफ्टर 6 o'clock। सो दिस इज कॉल्ड बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ठीक है। नाउ अब हम करते हैं सोर्सेस। फर्स्ट सोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एज वी डिस्कस्ड कि हमारा 75% जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, ढांचा, ठीक है, वो हमने बोरो कहां से किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड हम कल कर चुके थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के वक्त भी प्रियम्बल नहीं था। तो हमने कल किया था कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इट मे और मे नॉट हैव अ प्रियम्बल। क्लियर वन? नाउ फर्स्ट इज फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वी हैव अ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। वी हैव अ फेडरल स्कीम, फेडरलिज्म, डिवीजन ऑफ पावर्स। वी हैव अ इमरजेंसी प्रोविजंस, इसके लिए हम चारों आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं। 352 नेशनल इमरजेंसी, 365 एंड 356 स्टेट इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन,
360 वी हैव अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक कभी नहीं लगी है। पब्लिक सर्विस कमीशन आपके पास, फॉर एग्जांपल स्टेट में हमारे पास स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आपका हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन जो एचसीएस एंड रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स को लेता है, एंड एट द सेंट्रल लेवल वी हैव अ यूपीएससी जो सिविल सर्विस को कंडक्ट कर रहा है। देन वी हैव अ ऑफिस ऑफ गवर्नर, एक ऑफिस ऑफ गवर्नर होता है, हर स्टेट में गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देन वी हैव अ जुडिशरी, हम ये कल कर चुके हैं, वन सुप्रीम इज द सुप्रीम कोर्ट, देन वी हैव अ हाई कोर्ट्स, देन उसके नीचे हमारे पास सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स रिगार्डिंग द इमरजेंसी, ठीक है, ये इमरजेंसी रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स थी। तो ये सब हमने बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक तरीके से जो ढांचा है वो हमने 75% बोरो किया हुआ है फ्रॉम दिस एक्ट। नाउ सेकेंड इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए से अब हमने क्या क्या बोरो किया है। नंबर 1 प्रियम्बल, फर्स्ट सबसे पहले यूएसए ही आई थी प्रियम्बल के साथ। प्रियम्बल हमने कल करा था, दैट इज अ इंडेक्स, दैट इज अ होरोस्कोप, दैट इज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑल्सो। देन वी हैव अ फंडामेंटल राइट्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्लस 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक जो है वो फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। अब 35 के बाद एक आर्टिकल और था 35A जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अपेंडिक्स में ऐड था जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, जिसको 370 के बाद रिमूव कर दिया गया आफ्टर 5th of August 2019। देन वी हैव अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, देन वी हैव अ इलेक्टोरल कॉलेज, यहां पर है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आप इसको कहो फेडरल स्कीम तो इसको उससे भी कोरिलेट कर सकते हो आप, हमने जैसे कल किया था यूनियन लिस्ट, वी हैव अ स्टेट लिस्ट, like this we have a concurrent list also, ठीक है, we have a federal scheme। now electoral college, ठीक है, किसी भी चीज के लिए जैसे हम करेंगे राष्ट्रपति जी के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कुछ कुछ जगहों पे इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, ठीक है, ये यहां पर दिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ द पावर, कल हमने किया था कि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड, दैट मींस जो कोर्ट ऑफ अपील है उसके थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर जा सकता है। बट अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। नाउ वी हैव अ जुडिशियल रिव्यू, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी 3 ऑर्गन्स थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, हमने डिस्कस किया था, मान लो कोई भी काम एग्जीक्यूटिव का ऐसा हुआ या लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने कोई ऐसा लॉ बनाया जो कि आपके फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो जुडिशरी रिव्यू करके उसको नल एंड वाइड कर सकती है। देन वी हैव प्रेसिडेंट एट द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, अभी आपने रिपब्लिक डे की परेड देखी होगी, सुप्रीम कमांडर, तीनों फोर्सेस के जो कमांडर है प्रेसिडेंट है। देन वी हैव इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, ये आज हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी डिस्कस आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी, दैट वी हैव अ रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम, ठीक है, ये सब हमने किए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। नाउ थर्ड इज अ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, वी हैव अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है, इन इंडिया 2 तरह के सिस्टम होते हैं, वन इज द पार्लियामेंट्री वन, सेकंड इज द प्रेसिडेंशियल वन, ठीक है। पार्लियामेंट्री में हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहां पर दोनों चीजें प्रेसिडेंट के हाथ में ही है, बिकॉज प्रेसिडेंट ही इंडिपेंडेंटली यहां पर सब कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा टू द लेजिस्लेचर, फॉर एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। एंड बट यहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में executive is independent of legislature, Joe Biden is not accountable to the Congress, clear, कांग्रेस वहां के पार्लियामेंट का नाम। नाउ द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, हमारे पास उससे पहले 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक एक्सेप्शन था जहां पर ड्यूल सिटीजनशिप थी, बट उसके बाद से अब पूरे कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है। देन आइडिया ऑफ रूल ऑफ द लॉ, एक चीज आएगी रूल ऑफ द लॉ एंड एक आएगा रूल बाय लॉ, ठीक है। वी हैव रूल ऑफ लॉ, दैट मींस लॉ इज किंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया में एवरीवन इज इक्वल, सब पे इक्वली अप्लाई होगा लॉ। रूल बाय लॉ का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, दैट मींस किंग इज लॉ, भाई जो किंग कह रहा है वो लॉ बन गया, ठीक है, दैट इज इन द नॉर्थ कोरिया वन, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। वी हैव दैट इज रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था हमें डाइसी जी ने, ठीक है, लॉ इज किंग।
देन वी हैव अ रिट्स। रिट्स एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट्स इशू करते हैं व्हेन फंडामेंटल राइट्स गेट्स वायलेटेड और कॉन्ट्रावीन और एब्रिज। नाउ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, अभी हम इसे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में करेंगे। लोकसभा में स्पीकर प्रिसाइड करता है, उसके नीचे डेप्यूटी स्पीकर। देन इन द राज्यसभा वी हैव अ चेयरमैन, चेयरमैन इज वाइस प्रेसिडेंट by virtue of his office, that is ex officio chairman, and chairman के नीचे we have a deputy chairman। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, किस तरीके से लॉ बनाना है। देन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, हमने कल किया था कि आपसे फंडामेंटल राइट्स तभी छीन सकती है सरकार, दैट इज बाय द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं छीन सकती, दैट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। Then we have a bicameralism. Bicameralism मतलब two houses. For example, we have Lok Sabha and Rajya Sabha, that is two houses. And at the state level, there are some states. For example, we have 6 states. हमारे पास 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर बाइकैमरल स्ट्रक्चर है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, ठीक है, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। फॉर एग्जांपल हमारे योगी जी अभी कहां से मेंबर हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट इस बार वो गोरखपुर से लड़ेंगे तो वो एमएलए बनकर आएंगे, बट लास्ट टाइम वो एमएलसी थे, ठीक है। ऐसे उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश हमारे पास है, ठीक है, महाराष्ट्र। तो लास्ट टाइम जम्मू कश्मीर, अगर इसमें क्वेश्चन आए कि लेटेस्ट कहां पे अबॉलिश हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में अबॉलिश हुई है लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर 5th of August 2019। नाउ वी हैव अ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आयरलैंड। डीपीएसपीज, ठीक है, ये हम करेंगे आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। डीपीएसपीज ये कुछ डायरेक्टिव्स हैं जो यहां पर स्टेट को दिए गए हैं या सेंटर को दिए गए हैं, सेंटर को व्हाइल मेकिंग अ लॉ, यहां पर इनको इंप्लीमेंट करना है डीपीएसपीज को, ठीक है। एंड इसमें डीपीएसपी में सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 44, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल केसेस में यूनिफॉर्मली लॉ लगना चाहिए सबके ऊपर। अब क्रिमिनल में तो आईपीसी तो सबके ऊपर सेम लगती है, मुस्लिम ने कुछ किया हो, हिंदू ने कुछ किया हो, क्रिश्चियन ने कुछ किया हो, बट एज फार एज द सिविल केसेस आर कंसर्न, फॉर एग्जांपल मैरिज, डिवोर्स, ठीक है, यहां पर अब जब भी बात होगी तो वो डिफर करता है। तो यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके लिए अभी रिसेंटली बजट सेशन में बिल भी लाया गया। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, 12 बंदे नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति जी राज्यसभा में, जिनके पास आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस में यहां पर कुछ एक्सपर्टीज हो गई, उनको नॉमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर हमारे। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इस साल अभी राष्ट्रपति जी के इलेक्शन होंगे, कि राष्ट्रपति जी के इलेक्शन किस तरीके से होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी कम टू द एग्जीक्यूटिव पार्ट। नाउ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री, कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड करना है विद इन द कंट्री या 2 स्टेट्स के बीच में, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने। पावर ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट, वही लॉ बना सकती है किसी भी ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो इवन स्टेट लिस्ट में मैटर पड़ रहा हो। कल हमने कहा था कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, मान लो कि कोई मैटर स्टेट लिस्ट पे फॉल कर रहा है, बट उसके ऊपर भी कोई ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी करनी है, तो वो खाली यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट के पास पावर नहीं है। देन वी हैव अ कंकरेंट लिस्ट, हमने किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी कि कंकरेंट लिस्ट पे दोनों के पास पावर है, यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है, बट इन केस यहां पर दोनों के बीच में अगर लड़ाई होती है, लड़ाई इन द सेंस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गई है, यहां पर डेडलॉक क्रिएट हो गया है, राइट वर्ड इज डेडलॉक, तो यूनियन गवर्नमेंट जो होगी वो हरदम प्रिवेल करेगी ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? दैट इज फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी हैव अ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, हमने प्रियम्बल में किया था रिपब्लिक, दैट इज हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है राष्ट्रपति जी, वो इलेक्ट होंगे। अब वो डायरेक्टली हो सकते हैं, तो वो यूएस का केस आ गया, इनडायरेक्टली होंगे, इंडिया का केस आ गया। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी दैट इज द ब्रदरहुड, ठीक है। इक्वालिटी, अभी स्टैचू आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी इक्वालिटी, यहां पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी करने के लिए साउथ में गए थे। साउथ अफ्रीका, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल तो आपको याद हो जाना चाहिए, आर्टिकल नंबर 368, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा में किस तरीके से स्टेट्स के थ्रू इलेक्ट होकर आते हैं मेंबर्स, उसका प्रोसीजर। सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, दैट इज रशिया फंड। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A के अंतर्गत आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्लानिंग कमीशन टू सी द डेवलपमेंट, प्लानिंग कमीशन जो था, जो कि 1950 में था,
उसको अब रिसेंट जब मोदी गवर्नमेंट आई उन्होंने चेंज करके कर दिया था नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी है। अब 3 तरीके की बॉडीज होती हैं। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो बॉडी जिसका मेंशन संविधान के अंतर्गत किया गया है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, CAG, UPSC। देन सेकेंड इज स्टैट्यूटरी बॉडी, जो एक स्टैट्यूट के थ्रू बनी है। स्टैट्यूट मींस एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी है। फॉर एग्जांपल कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, चीफ विजिलेंस कमीशन दैट इज CVC। थर्ड होती है जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से पास हुई है, इसलिए इसका नाम की चेंज करने के लिए कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाई गई थी, इसलिए उसके बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नाउ ये हमारे सोर्सेज कंप्लीट हो गए एंड नाउ अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे इंडियन पॉलिटी का है दैट इज फंडामेंटल राइट्स, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ अब बिफोर स्टार्टिंग दिस देयर आर सम राइट विच आर नेचुरल राइट्स, इनएलिनिएबल, भाई आपको इनसे दूर कर ही नहीं सकते, सबके पास होंगे, ये नेचुरल हैं ये तो बिल्कुल, ठीक है। देयर आर सम राइट्स विच आर लीगल राइट्स। लीगल राइट्स मतलब एक स्टैट्यूट के थ्रू, एक लीगल प्रोविजन के थ्रू, इसलिए इनको स्टैट्यूटरी राइट्स भी बोलते हैं। दैट इज एक स्टैट्यूट के थ्रू आपके पास ये आए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइट टू वोट, राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ लीगल राइट, इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। एंड थर्ड इज अ फंडामेंटल राइट, जो कि फंडामेंटल क्यों है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। फंडामेंटल क्यों है कि सरकार आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकती। ये इस तरीके से सरकार आर्बिट्रेरी तरीके से काम नहीं कर सकती। सरकार आपसे फंडामेंटल राइट्स एक ही केस में छीन सकती है, दैट इज बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इसके अलावा आपसे फंडामेंटल राइट्स नहीं छीने जा सकते। एंड इट प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, ठीक है, ये सब प्रमोट कर रही है। सो नाउ पार्ट 3 जो हमारा है आर्टिकल 12 to 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। हमने ये बोरो कहां से किए हैं, अमेरिका से, जहां पे इनको कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। क्लियर वन। नाउ अब इसकी थोड़ी सी हम एक बैकग्राउंड करते हैं। The fundamental rights were included in the constitution because they were considered essential for the development of personality of every individual and to preserve human dignity. Human dignity के लिए plus overall personality के लिए fundamental rights बहुत जरूरी हैं। All people, irrespective of the race, religion, caste, sex, have been given the right to move the Supreme Court and High Court. 2 आर्टिकल आप अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आर्टिकल नंबर 32, आपके मौलिक अधिकार, आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको हाई कोर्ट में पहले आप डालोगे और हाई कोर्ट से चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड इज आर्टिकल नंबर 226, अगर आप चाहते हो हाई कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच करना, जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप हाई कोर्ट में भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। सो इन दिस केस all the citizen irrespective of the caste, sex, religion, place of birth, anything, you can directly approach Supreme Court under Article 32. You can directly approach High Court under Article 226. So ये आर्टिकल्स आपको याद हो, ये तीनों आर्टिकल आई होप याद हो गए होंगे। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ पार्ट 3 एंड पार्ट 4, पार्ट 4 इज DPSP। इन दोनों को कॉन्शियस, आत्मा कॉन्स्टिट्यूशन की कहते हैं, भाई ये आपकी आत्मा है, ये पूरे संविधान की। और इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट ऑफ द स्टेट, दे आर एसेंशियल फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज दे आर द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के सबसे बेसिक, सबसे मेन फीचर हैं ये। नेचुरल राइट्स नंबर 1, नेचुरल राइट्स मैंने आपको जैसे बताया इनएलिनिएबल। इनएलिनिएबल का मतलब कि आपसे ये एलिनिएट नहीं हो सकते, आपसे ये राइट्स को नहीं छीना जा सकता। They are the natural in sense of not artificial, not man-made, as in right deriving from the human nature and from the edicts of the God. भाई नेचर से मिले हैं, जो नेचर से चीज मिली है तो नेचुरल है। जो कहते हैं ना कि आप नेचुरल रहो, वो तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। They are universal, that is applied to all people and do not derive from any law. कोई लॉ थोड़ा लेकर आ रहा है इसके लिए कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इसके लिए कोई लॉ लेकर आ रही है कि भाई हम लॉ के थ्रू आपको यहाँ पर राइट्स दे रहे हैं। ये नेचर से मिले हैं, ये एडिक्ट्स ऑफ गॉड से मिले हैं हमें।
ठीक है, सो दे एग्जिस्ट इन हियर इन एवरी इंडिविजुअल एंड कैन नॉट बी टेकन अवे. दे आर समटाइम नोन एज इनएलिनिएबल एंड मॉरल राइट्स. आपसे अलग नहीं किए जा सकते. दैट इज कॉल्ड नेचुरल राइट्स. नंबर 2, लीगल राइट्स. लीगल राइट्स नाम से पता लग रहा है एक लीगल प्रोविजन के थ्रू मिले हैं आपको ये, ठीक है. दैट इज बेस्ड ऑन द सोसाइटी कस्टम्स लॉ एंड स्टैट्यूट. स्टैट्यूट का मतलब एक किसी भी एक्ट के थ्रू बने हैं, एक्ट के थ्रू आपको दिए गए हैं बाय द लेजिस्लेचर. एन एग्जांपल ऑफ द लीगल राइट इज द राइट टू वोट. ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है एंड उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में इसका आंसर, जब इस पे आंसर की पे बहुत लड़ाई हुई तो ये कहा गया इट इज विल बी कंसिडर्ड एज ए लीगल राइट. ठीक है, सो आपको ये एक किसी स्टैट्यूट के थ्रू, किसी लीगल प्रोविजन के थ्रू मिले हैं. दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज स्टैट्यूटरी राइट्स. स्टैट्यूटरी राइट्स दैट इज बाय द सम स्टैट्यूट. फॉर एग्जांपल इसके लिए भी आपको बताता हूं, राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, हमने किया, उसके बाद इसको डिलीट किया गया बिकॉज ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स नहीं आ पा रहे थे, इसलिए बाद में इसको आर्टिकल 300A में लीगल राइट बना दिया गया. दैट इज बाय 44th अमेंडमेंट 1978. ये अमेंडमेंट याद हो आपको, 44th अमेंडमेंट 1978. अब ये एक्ट आया था, दैट मींस बाय एक्ट. दैट इज व्हाई राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट. थर्ड वन, नाउ अब फंडामेंटल राइट्स की कुछ हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं. नाउ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जो कि 1885, ठीक है, बनी, फाइनलाइज द ड्राफ्ट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल अडॉप्टिंग डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स. ठीक है, सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स कहा गया. द मद्रास सेशन held in 1927 demanded incorporation of these rights in the future constitutional framework. मद्रास सेशन ने सबसे पहले 1927 में डिमांड करी कि इन द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क्स इनको इंक्लूड किया जाए एज अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स. अब उसके बाद जो हमारा कराची सेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये 1931 का, जिसने एक प्लान को अडॉप्ट किया रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, 31 का सेशन. Now, the Government of India Act 1935 was passed without any Bill of Rights, much to the disappointment of Indian leaders. But 35 में कोई भी तवज्जो नहीं दी गई, although 31 में डिमांड रख दी गई थी. उसके बाद सप्रू कमेटी आती है हमारे पास 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी. That subsequently stressed a need for the written code of the rights. And Constituent Assembly raised the demand for inclusion of human rights. अब यहां पर Constituent Assembly ने डिमांड रखी कि इनको ह्यूमन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करा जाए. एंड फाइनली पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स, उसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा. मैग्ना कार्टा फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट था रिगार्डिंग द बिल ऑफ राइट्स, रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स इन 1215. First legal document. That is why the part 3 is known as the Magna Carta of India. So this is the history of fundamental rights. ठीक है, we have done natural rights, जो natural मिले हैं, भगवान के दिए हुए. Then we have a legal right, legal तरीके से मिल रहे हैं. That is by some statute. Statute मतलब कोई legal provision थे. For example, right to vote, right to property. Third is the fundamental rights, जो कि fundamentally आपको दिए गए हैं, जो कि inalienable है. ये इनएलिएनेबल इन द सेंस वन एक्सेप्शन कि सरकार आपसे ये तभी छीन सकती है जब एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ होगा, अदरवाइज ये आपसे नहीं छीने जा सकते. ये फंडामेंटली आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही जरूरी है. दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. नाउ राइट्स में भी either statutory और कॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स. जो एक स्टैट्यूट, जो एक्ट से मिलते हैं दैट इज कॉल्ड अ लीगल राइट. When the right is enacted in an ordinary law of the land, it is statutory right. भाई ऑर्डिनरी तरीके से मिल रहे हैं, ऑर्डिनरी एक्ट है, चेंज करा जा सकता है. बट फंडामेंटल राइट को अगर चेंज करना है तो हमने कल किया था, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा. दैट इज आर्टिकल नंबर 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Ordinary rights may be changed by the legislature by the ordinary process. भाई ordinary rights को तो ordinary process से कर देंगे वो. But fundamental right may be changed by amending the constitution itself. संविधान को चेंज करना पड़ेगा, आपको संविधान में चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट फंडामेंटल राइट जो ऐड हुआ था आपके पास, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ठीक है, जिसके अभी मिनिस्ट्री भी बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी की. अमित शाह जी जिसके मिनिस्टर बने हैं. फॉर एग्जांपल अमूल,
ठीक है, आपके पास अमूल सबसे बेस्ट एग्जांपल है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कि कुछ लोग मिले, उन्होंने अपने पैसे लगाए एंड उसके बाद उन्होंने एक सोसाइटी क्रिएट कर दी, दैट इज कॉल्ड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर? Now, judiciary has the power and responsibility to protect the fundamental rights from violation by the action of government. भाई जुडिशरी आपको बचाती है, आर्टिकल नंबर 13 अभी हम करेंगे। एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द जुडिशरी। जैसे हमने कहा, डिस्कस किया था कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के किसी भी एक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं या उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ अनरीजनेबल मैनर। रीजनेबल मैनर इज अलाउड। अभी हम करेंगे कि क्या ये रीजनेबल मैटर होता है, क्या ये रीजनेबल मैनर है, ठीक है, ये अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नाउ फंडामेंटल राइट्स कुछ अवेलेबल होते हैं खाली सिटीजन्स को, मान लो, ठीक है। अब फॉरेनर दो तरीके के होते हैं, वी हैव अ फ्रेंडली एलियन, ठीक है, दो तरह के एलियंस दो तरह के होते हैं, वन इज द फ्रेंडली एलियंस जिसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस चल रहे हैं, देन वी हैव अ एनिमी एलियंस, फॉर एग्जांपल वी कंसीडर पाकिस्तान अंडर द एनिमी एलियंस। तो ये दो तरीके के यहां पर एलियंस होते हैं। तो यहां पर कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो फ्रेंडली एलियंस को अवेलेबल होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड कि कौन से फंडामेंटल राइट्स खाली सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को नहीं है, ठीक है, फॉरेनर्स को बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, जहां से सबसे पहले यहां से रिजर्वेशन की एक लड़ाई धीरे धीरे करके स्टार्ट होती है। आर्टिकल 16, that is article 16 का clause 4 that provides a reservation for SC STs and later on by Mandal Commission 27% reservation for the OBC category also, and now the latest is economic weaker section जिसके लिए 10% कोटा है, 103rd constitutional amendment, 103rd constitutional amendment EWS, economic weaker sections, that those people who do not fall under SC ST and OBCs, जो इन तीनों में फॉल नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 19 6 फ्रीडम ऑफ यहां पर 6 राइट्स हैं हमारे पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन के विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, दैट इज जैसे अभी मान लो, अभी हम इसे डिस्कस करेंगे, चलो लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। आर्टिकल 29 दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ द माइनॉरिटीज। 29 30 हमने कल किया था कि 29 और 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यहां पर 30 के अंदर हमारे पास आ जाता है मदरसा जो चलते हैं हमारे मुस्लिम्स की, वो कहां पर आई, आर्टिकल नंबर 30 के अंतर्गत आई। क्लियर? नाउ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू द बोथ सिटीजन्स एज वेल एज द फॉरेनर्स एक्सेप्ट एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस को अवेलेबल नहीं है, वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, 20 21 राइट टू लाइफ, एजुकेशन, then 22 preventive detention, then we have 23 24 that is regarding the exploitation, 25 26 27 28 that is related to the freedom of religion। ये अवेलेबल है सिटीजन्स को भी एज वेल एज द फॉरेनर्स को भी, ठीक है, बट ये मेक श्योर 15 16 19 29 30 ये आपको याद हो जाने चाहिए, ये खाली सिटीजन्स को है। भाई 16 को कैसे दे दें हम? कल को कोई एक फॉरेनर आए, वो कहे कि स्कूल में मुझे भी कोटा दो, रिजर्वेशन दो, कैन वी प्रोवाइड? नॉट एट ऑल, ठीक है। आर्टिकल 19 फॉरेनर कल को यहां पर आ जाए और जंतर मंतर पे बैठ जाएं कि हम तो धरना देंगे, हमारे पास आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कैन वी प्रोवाइड? नॉट एट ऑल, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास कुछ राइट जो सिटीजन्स को हैं एंड कुछ राइट्स हमारे पास जो है सिटीजन और फॉरेनर्स को है, एक्सेप्ट एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस जिनके साथ हमारे रिलेशंस यहां पर हेल्दी रिलेशंस नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। नंबर 1 आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट की डेफिनेशन आएगी। हमने कल किया था हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट, बट व्हाट डज इट स्टेट कॉन्स्टिट्यूट्स? स्टेट के अंदर आता क्या क्या है? नाउ स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में है, जिसमें गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, local authorities that is municipalities, panchayati raj and other statutory and non statutory authorities। statutory वो bodies जो act of parliament से बनी है एंड उसके अलावा जो उससे नहीं बनी that is called non statutory bodies। ये सब मिलके बनाती हैं स्टेट की डेफिनेशन। नाउ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से केस टू केस कोई भी प्राइवेट एजेंसी या प्राइवेट वर्क कोई भी एक है बॉडी जो कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट है, इस तरीके से काम कर रहा है एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा, दैट इज आर्टिकल नंबर 12।
नाउ आर्टिकल 13 जो हमने किया था कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी की जुडिशरी इनके ऊपर एक आई रखती है, आर्टिकल 13 आ गया जिसका दूसरा नाम डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी है। डॉक्ट्रिन मतलब एक बिलीफ, आपका डॉक्ट्रिन मींस अ बिलीफ। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है आपके पास कि इट हैज बीन वाइड कॉनोटेशन, परमानेंट लॉस बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो पास कर रही है पार्लियामेंट, टेम्परेरी लॉ लाइक ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जी कोई भी या स्टेट गवर्नर इशू कर रहा है, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट दैट इज लाइक कोई भी रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ दैट इज कोई भी कस्टम या हैविंग अ फोर्स ऑफ लॉ। मान लो कोई भी, यहां पर सबसे पहले लड़ाई तो ये कि लॉ की कि क्या लॉ होगा, ठीक है। मान लो कोई भी आर्टिकल 368 के अंदर हमने एक अमेंडमेंट किया संविधान के जो अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन है, ठीक है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। अब कोई भी लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संविधान से पहले या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, अगर मान लो कि वो जो यहां पर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो जुडिशरी उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है, दैट इज कॉल्ड अ जुडिशियल रिव्यू। लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड, कैंसल आउट। Article 13 declares that constitution amendment is not a law, cannot be challenged। ये लड़ाई पहले थी, एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, केशवानंद भारती केस जो हमने किया था, केबीसी केस, आपको कौन बनेगा करोड़पति वाला केबीसी याद रखना है, जिसमें कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स as it the basic structure of the constitution। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पर बेसिक ढांचे को हिला रहा है तो उस टाइम पर उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। तो एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट विदाउट चेंजिंग, विदाउट टचिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक्सेट्रा। Now, Article 14 to 18, right to equality. Number 1, Article number 14. State shall not deny any person equality before the law। दो चीजें आती हैं यहां पर, एक आती है equality before the law जो ब्रिटेन से ली गई है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जो यूएस का कॉन्सेप्ट है। नाउ पहले हम कर लेते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब सब जो हमने किया रूल ऑफ लॉ, दैट इज लॉ इज सुप्रीम, लॉ से आगे कुछ नहीं है, दैट इज एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे, सब पे इक्वली लॉ लगेगा विद सम एक्सेप्शन, फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति जी, गवर्नर, रिजर्वेशन, यहां कुछ एक्सेप्शन है। याद रखिए जो भी फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ हैं, आपको एब्सोल्यूट तरीके से नहीं मिल सकते वो, ठीक है। नाउ एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, नो पर्सन इज अबव द लॉ, लॉ इज किंग, मैंने बताया रूल ऑफ लॉ, लॉ इज किंग। नाउ सेकंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जहां से एक तरीके से रिजर्वेशन निकल कर आई, ठीक है। मान लो ये टीवी है, ठीक है, ये लोग देख रहे हैं, अब मान लो कि इसको यहां पे दिया, ये टीवी है, ठीक है, अब इसको ये टीवी एक्सेस हो रहा है, यहां पर ये बंदा यहां बैठा है, यहां पर ये कह रहे हैं कि हमने तीनों को इक्वालिटी दे दी है, तीनों के आगे टीवी तो रख ही दिया है, ठीक है, रख तो दिया है भाई, ठीक कह रहे हैं, बट क्या ये देख पा रहा है इसको, ये ऐसे देख पा रहा है, ये इसको ऐसे देख पा रहा है। नाउ टू कीप देम इक्वल, इनको इसकी बराबरी पे लाने के लिए सरकार कुछ मेजर्स लगाती है, कुछ यहां पर पॉजिटिव तरीके से कुछ एफर्ट्स उठाती है, दैट इज कॉल्ड रिजर्वेशन, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव यहां पर इफेक्ट किया जा रहा है, नेगेटिवली नहीं, सो दैट ये तीनों बराबरी पे इक्वल देखे, तो इसलिए इनके यहां पर रिजर्वेशन वाला ये कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट होता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि भाई आप कह रहे हो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, बट जो लॉ बने हैं वो इक्वली, यहां पर लॉ इक्वलिटी लग गई कि भाई टीवी रख दिया, बट वो इक्वली सब पे लग रहा है, उसके लिए वी हैव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, भाई ट्रीटमेंट तीनों को सेम तो दिया जाए, तीनों बराबरी पे टीवी देख तो ले। The equality of treatment under equal circumstances, both in the privilege conferred and liability imposed by the laws. The similar application of the law to all the person who are similarly situated. The like should be treated alike without any discrimination. ठीक है, सो इट इज टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए जब भी रिजर्वेशन की बात आती है तो उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का नाम दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट वन। नाउ द पर्सन जो था कि स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन, पर्सन में कौन कौन आएगा,
ठीक है, इट इंक्लूड द लीगल पर्सन दैट इज स्टैट्यूटरी इनकॉर्पोरेशंस, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटी और एनी टाइप ऑफ लीगल पर्सन। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रूल ऑफ लॉ एज एम्बॉडीड इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ ये याद रखना है आपको, दैट इज लॉ इज किंग। आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। भाई आप किसी को भी इन ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। It order to give effect, center enacted Central Education Institution provided quota of 27% in the other backward classes in the by Mandal Commission। यहीं से 15 आर्टिकल नंबर 15 से यहाँ पर स्टार्टिंग से SC एंड STs को यहाँ पर अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस प्लस यहां पर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में यहां पर रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया गया, जो कि बाद में ओबीसीज के लिए भी इंक्लूड किया गया 27% रिजर्वेशन। एंड आर्टिकल 16 से उनको एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया गया। एंड आफ्टर दैट रीसेंट जजमेंट के हिसाब से उनको प्रमोशंस में भी SC STs को यहां पर रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, बट ओबीसीज में एक चीज बनाई गई दैट इज कॉल्ड क्रीमी लेयर, दैट इज 8 लाख का, जिसका उन्होंने इकोनॉमिक वो रखा है एक थ्रेशोल्ड कि जिसकी तनख्वाह इससे ज्यादा है विल बी कंसीडर्ड एज अ क्रीमी लेयर एंड विल नॉट गेट द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। Article 16, it provides the guarantee of equality of opportunity in the matter of public employment, that is यहाँ पर state special provisions कर सकती है backward classes को के जो वो हैं backward class of citizens के लिए जिनका एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनको रिजर्वेशन देने के लिए। SC ST तो ऑलरेडी ही इंक्लूडेड थे, बाद में 16 क्लॉज 4 से यहां पर ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया गया। एंड लेटेस्ट आपको पता होगा 103rd अमेंडमेंट से EWS से 10% रिजर्वेशन बाकी सबको भी दे दिया गया जो कि SC ST OBCs में नहीं थे। सो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको यहां पर रिजर्वेशन मिल रहा है। आर्टिकल 17 एक लौता आर्टिकल जो कि एब्सोल्यूट है, बाकी हर आर्टिकल के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, दैट अबॉलिश अनटचेबिलिटी। ठीक है, सो द टर्म अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड, द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड, द टर्म फेडरलिज्म इज नॉट डिफाइंड, द टर्म बजट इज नॉट डिफाइंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी टर्म संविधान के अंतर्गत नहीं डिफाइन की गई। ठीक है, पार्लियामेंट ने एक बिल पास करा दैट इज अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, जिसके बाद इसका नाम रखा गया सिविल राइट एक्ट 1955। सो आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल and the public one, and it is a constitutional obligation to take steps to ensure that that right is not violated। so article 17 एक लौता राइट है जो कि एब्सोल्यूट है अपने आप में। ठीक है, यहां पर कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस का क्लॉज आता ही नहीं है। आर्टिकल 18 इस बार के यूपीएससी के पेपर में भी आया कि कोई भी टाइटल आप विदाउट द कंसेंट ऑफ, विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं ले सकते हैं। इट प्रोहिबिट द स्टेट conferring any title except military and academic, for example the doctor, engineer, military, lieutenant, captain on anybody whether a citizen or a foreigner. It prohibits from accepting from any foreign state. A foreigner holding any office of profit under the state cannot accept the title without the consent of president. No citizen or foreigner holding any office of profit is to accept any emoluments under any foreign state without the consent of प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति से बिना पूछे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं इसमें, बट एक एक्सेप्शन है दैट इज सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ भारत रत्न, पद्म भूषण जो अभी मिले हैं। इट रूल दैट दे डू नॉट अमाउंट टू द टाइटल्स। जो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि भारत ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री मिले थे, तो यहां पर उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा अंडर द टाइटल्स वन। आर्टिकल नंबर 19 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपके पास राइट है, बट टू मेक श्योर हर राइट के साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप डेरोगेटरी, कुछ भी आप एंटी नेशनल लिखना स्टार्ट कर दोगे ले, उसके लिए हमारे पास है सेडिशन लॉ, दैट इज देशद्रोह का लॉ। लास्ट टाइम आपने देखा होगा विनोद दुआ जी, जिनकी अभी तो डेथ हो गई है, जो कि एनडीटीवी पे जायका इंडिया का प्रोग्राम लेते थे, उन्होंने शिमला में बैठे बैठे कुछ कोविड से रिलेटेड यहां पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखने की कोशिश करी, उनके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस हुए, बट लेटर ऑन उन्होंने कहा कि मेरा आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है, खाली क्रिटिसिज्म करना सरकार की विल नॉट अमाउंट टू द सेडिशन वन। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आपने देखा कि पूरे 1 साल तक किसान जिनकी आखिरी में जीत हुई
ठीक है, वो किसान सारे बैठे हुए थे। राइट टू असेंबल आप कर सकते हो एज फार एज जब तक आप वहां पर कोई भी वायलेंस क्रिएट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तब तक आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। बट इफ यू आर इंसाइटिंग सम वायलेंस, तो आपके ऊपर यहां पर सरकार आर्टिकल दैट नॉट आर्टिकल सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहां पर टीयर गैस या किसी भी तरीके से आपको उठाने की कोशिश करी जा सकती है। तो आपने देखा होगा कई बार ये कि 4 या 4 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठे होंगे हो सकते हैं, बट पीसफुली। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, ये ऐड हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटीज। राइट टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंटरनल इंडिया आप कहीं पे भी घूम सकते हो, देयर इज नो क्लॉज। ये याद रखना आर्टिकल 19 डील्स विद इंटरनल पार्ट, भाई देश के अंदर, देश के बाहर जाना है। आर्टिकल 21 राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू रिजाइड इन सेटल इन एनी पार्ट, आप कहीं भी रिजाइड कर सकते हो, सेटल कर सकते हो विद सम एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल आप हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स में इनर लाइन परमिट लगा हुआ है कि वहां पर आप एंटर, वहां पर आप इंडिजिनियस पॉपुलेशन वहां पर डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आपको एक परमिट लेके जाना पड़ेगा। आपको दराज में जाना है लद्दाख के, वहां पे आपको एक परमिट लेके जाना पड़ेगा। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कल को मैं सड़क पे बैठ जाऊं और मैं कहूं कि भाई मैं तो आर्म्स बेचूंगा यहां पर, ठीक है, यहां पर मैं गन्स बेचने स्टार्ट कर दूं, तो यहां पर आपको कोई भी ट्रेड बिजनेस ऑक्यूपेशन कर सकते हो, बट विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जब तक पब्लिक ऑर्डर, जब तक कुछ ऐसा ना हो कि आपके कुछ काम करने से वायलेंस क्रिएट हो रहा हो, तब तक आप वो काम कर सकते हैं। आर्टिकल 20 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो अभी यूज भी किया गया जब आपने देखा शाहरुख खान जी के लड़के को यहां पर ड्रग्स केस में लाया गया। दैट इज protection in respect to the of conviction of an offense. It imposes limitation on the power of the state which otherwise pauses under article 21 to enforce criminal law. अब ये तीन चीजें बता रहे हैं। फर्स्ट इज नो ex post facto legislation। मान लो आज कोई भी, आज दो टर्म होती है, वन इज रेट्रोस्पेक्टिव, वन इज प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब आज से स्टार्ट होगा। मान लो आज मैंने कोई क्राइम करा, उसकी यहां पर पनिशमेंट थी फांसी, हफ्ते के बाद सेम चीज के ऊपर एक नया लॉ बना और हुआ अब की 10 साल मिलेंगे, तो अब जो ये 10 साल होगा ये प्रोस्पेक्टिव होगा, आज से स्टार्ट होगा, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कि भाई जो पीछे भी जिन्होंने सेम क्राइम करे उनके ऊपर भी यही लगा दिया जाए। ये सॉरी 10 इयर्स, मैं उल्टा आपको बता दिया। मान लो मैंने आज कोई क्राइम किया, ठीक है, उसकी पनिशमेंट है 10 साल, हफ्ते के बाद सेम चीज की पनिशमेंट हो गई फांसी, तो अब ये फांसी आज से स्टार्ट होगी फ्रॉम द डे ऑफ द जजमेंट। ये रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे वाली जजमेंट्स के ऊपर नहीं लग सकती, अदरवाइज तो सबके ऊपर ही फांसी लग जाएगी। तो क्रिमिनल चीजों पर कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव जजमेंट नहीं आएगी। नो डबल जे पार्टी, एक चीज के लिए आपको दो बार यहां पर एग्जीक्यूशन नहीं मिल सकता, आपको एक बार पनिशमेंट मिलेगी उसके बाद। बट अगर वो डिफरेंट क्राइम्स है, फॉर एग्जांपल आपने देखा बाबा रहीम वाले केसेस में अलग अलग, अगर वो डिफरेंट क्राइम्स हैं तो आपको डिफरेंट पनिशमेंट्स मिलेंगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको अपने खिलाफ ही यहां पर गवाही देने के लिए यहां पर मजबूर नहीं कर सकती पुलिस। क्लियर, विद सम एक्सेप्शन, कहीं आपके फिंगरप्रिंट्स के, सीमन, कहीं इन सब की जरूरत है तो आपको देना पड़ेगा एज अ प्रूफ। आर्टिकल 21 सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द राइट टू लाइफ। अभी तक चलता आ रहा था प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जो हमने जापान से लिया था कि भाई सरकार आपसे फंडामेंटल राइट्स एक ही तरीके से छीन सकती है, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। बट इसके बाद एक केस हुआ, मेनका गांधी केस, ठीक है, मेनका गांधी अब्रॉड ट्रेवल कर रहे थे, उनका पासपोर्ट सीज कर लिया जाता है एंड उनको अब्रॉड जाने से रोका जाता है कि आपकी हमें गवाही की जरूरत है। वो इस चीज को चैलेंज करते हैं, ठीक है, कि यहां पर कि भाई मुझे रीजन बताया जाए कि किस रीजन से मेरे पासपोर्ट को सीज करा जा रहा है एंड किस रीजन से मुझे नहीं भेजा जा रहा है। तो उस टाइम, उसके बाद हमारे पास एक चीज निकल कर आती है, दैट इज कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। भाई क्या पता प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है वो अपने आप में ही अनजस्ट हो, वो अपने आप में ही अनफेयर हो, ठीक है, अपने आप में वो ठीक ना हो। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ जो लॉ कहता है, जो यूएस में है कि द लॉ मस्ट बी जस्ट, द लॉ मस्ट बी फेयर, भाई लॉ अपने आप में ठीक होना चाहिए। तो इसलिए मेनका गांधी जी के केस के बाद से ये आया गया कि कोई भी पर्सन की लाइफ और लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। बट मेनका गांधी केस में ये आया गया कि राइट टू लाइफ का मतलब यही नहीं है कि एनिमल एग्जिस्टेंस, दैट मींस राइट टू लाइफ
दैट इज विद सम ह्यूमन डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां से आया? मेनका गांधी केस। 21A सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई 6 से लेकर 14 साल के बच्चों की एजुकेशन के लिए हमारे पास 2002 में ये अमेंडमेंट आया जिसमें उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, आर्टिकल 21A। 22 जो कि 2 डिटेंशन की बात करता है। अ पर्सन कैन नॉट बी अरेस्टेड डिटेन विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, आपको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना पड़ेगा, प्लस excluding that journey part. Before a person is arrested, he must be informed and why he is being arrested, and उसको legal help लेने के लिए वो eligible है कि उसको legal help मिली जाए, and he has right to hire a legal practitioner। जैसे आपने देखा शाहरुख खान जी के लड़के के केस में उनके एक लीगल केस को अटॉर्नी जनरल लड़ने के लिए आए, 24 घंटे के अंदर उनको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहां पर 2 चीजें आती हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव मतलब किसी क्राइम को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए पहले ही आपने उसको पकड़ लिया, ठीक है, वो मैक्सिमम 3 मंथ्स तक हो सकता है। देन प्यूनिटिव, जब ये डिक्लेयर हो गया कि उसने कुछ क्राइम करा है तब आप उसको प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत पकड़ सकते हैं, ठीक है। नाउ आर्टिकल 13 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर बाय बॉन्डेड लेबर, बेगर। बेगर जो वर्ड है, इट इज अ वर्ड इन इंग्लिश विच मींस फोर्स्ड लेबर विद नो कंपनसेशन, आप पैसे ही नहीं दे रहे हो उसे, ठीक है, तो बेगर अलाउड नहीं है। बॉन्डेड लेबर, इट इज कॉल्ड अ फोर्स्ड लेबर, दैट इज इट डज नॉट मीन्स फोर्स मैनुअल वर्क बट वर्क डन ड्यू टू इकोनॉमिक कंपल्शन। फॉर एग्जांपल किसी को मजबूर किया जा रहा है जबरदस्ती, उसको पैसे कम भेजे जा रहे हैं, मिनिमम वेजेस भी नहीं दिए जा रहे, दैट्स कॉल्ड बॉन्डेड लेबर, ये अलाउड नहीं है। सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर नहीं करा सकते आप। 24 आपको सबको पता ही होगा कि यहां पर 18 साल, ठीक है, 14 से 18 2 ब्रैकेट्स लगाए गए हैं। नो चाइल्ड बिफोर द एज ऑफ 14 एम्प्लॉयड इन एनी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, 14 से नीचे आप किसी भी हैजार्डस काम में नहीं लगा सकते हैं। 14 से 18 के बीच में आप किसी हाउस होल्ड एक्टिविटी में लगा सकते हैं बट हैजार्डस एक्टिविटी में नॉट अलाउड। इसके लिए नेशनल कमीशन भी बना है फॉर द चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्ट, जो कहता है कि भाई एक स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पे कमीशन बनाए जाएं जो कि चाइल्ड के राइट्स और चिल्ड्रंस को या चिल्ड्रंस के राइट्स को प्रिजर्व रखा जाए, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे चाइल्ड लेबर एक्ट भी आया था 1986 जिसको बाद में अमेंड भी किया गया कि 14 ईयर से बिलो किसी को हैजार्डस एक्टिविटी पे काम ना करवाया जाए। सो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 24। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे और आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल 25 says that all the person are equally entitled to freedom of conscience, right to freely profess, practice and propagate religion। अब इसको पढ़िए एक एक करके। फ्रीडम ऑफ कॉन्सेप्ट, भाई ये है आपकी इनर वॉइस, भाई आपकी अंदर की आत्मा जो कह रही है आप उस जिस मर्जी धर्म को आप अपनाइए, ठीक है, कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा। इट इज योर इनर फ्रीडम ऑफ टू मोल्ड हिज रिलेशन विद द गॉड और क्रिएचर, जिस तरीके से आप चाहते हो, ये एक तरीके से एब्सोल्यूट है आपके पास। दैट इज राइट टू प्रोफेस, भाई आप अपने जो बिलीव्स है रिलीजन के वो प्रोफेस कीजिए। राइट टू प्रैक्टिस, आप कोई भी अपने परफॉर्मेंस कीजिए ऑफ रिचुअल्स जो है, रिलीजियस रिचुअल्स जो है, सेरेमनीज है, अपने बिलीव्स हैं, आइडियाज को आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रोफेस कीजिए, प्रोपोगेट कीजिए। बट ये जो प्रोपोगेट और ये प्रोफेस वाले हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये आप कीजिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। बट अगर आप किसी को जबरदस्ती कहेंगे कि घर वापसी, कि आप किसी का रिलीजन चेंज करवाने की कोशिश करेंगे फोर्सफुली, तो वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसमिशन एंड डिसमिनेशन ऑफ वंस रिलीजन बिलीव्स टू द अदर, exploitation of one's religion, but it does not include right to convert to another to one's own religion. Forceful conversions will not be tolerated. Done? तो यहां पर आप यही सबरीमाला जो आपने देखा होगा कि सबरीमाला की एक जजमेंट आई थी कि ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे पास राइट है, ठीक है, बट इससे अगला आर्टिकल अभी आपके पास आएगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि वहां पे डिनोमिनेशंस की बात आएगी। यही केशवानंद भारती केस में आया था क्योंकि वो एक मठ अधिकारी थे, ठीक है। सो 25 में 2 एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। वेयरिंग एंड कैरिंग अ किरपान ऑफ अ सिख रिलीजन, द हिंदूज इंक्लूड सिख, जैन एंड द बुद्धिस्ट, तो इसलिए यहां पर उनको अलाउ करा गया है कि भैया दे कैन कीप दिस किरपान्स एंड एज अ पार्ट ऑफ द सिख रिलीजन। एंड आपको पता होगा जब हिंदू मैरिज एक्ट आया था तो यहां पर हिंदूज की डेफिनेशन क्या होती है, हिंदूज में सिख्स भी आएंगे, जैन्स भी और बुद्धिस्ट भी इंक्लूडेड होते हैं। दिस इज आर्टिकल नंबर 25। नाउ 26 आर्टिकल, नाउ
एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, अब है कि डिनोमिनेशन कैसे होगी, फॉर एग्जांपल सिक्स जो है डिनोमिनेशंस में आते हैं, रिलीजियस डिनोमिनेशन राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन, भाई वो अपना इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सकते हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल सबरीमाला कहते हैं कि हमारा डिनोमिनेशन, हमारे पास राइट है कि भाई हम अपने अपने तरीके से अपने रिलीजन को यहां पर क्या कहते हैं मैनेज करेंगे। अगर हम किसी लेडीज को नहीं घुसने दे रहे तो सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आ सकता। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपके पास राइट है। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, तो यहां पर रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास राइट है कि वो अपने रिलीजियस इसकी प्लेसेस को इस तरीके से मैनेज कर सकती है। नाउ इट हैज नाउ बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू वेरियस जजमेंट्स दैट रिलीजियस डिनोमिनेशन किसको कहा जाएगा। नाउ नंबर 1, it must be a collection of individual who have a system of belief which they regard as conducive to the spiritual well-being, भाई उनके जो beliefs हैं वो एक spiritual well-being के लिए बहुत important है। एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एंड उनको एक डिस्टिंक्टिव नेम से डेजिग्नेट किया गया है। अगर ये तीन चीजें हुई तो किसी भी चीज को रिलीजियस डिनोमिनेशन कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल सबरीमाला वाले केस में उन्होंने कहा अपने आप को। नाउ इसी बीच में आपने देखा होगा जो सिक्स हैं, although they are not minority in the Punjab, but उनको आर्टिकल 26 में बेनिफिट्स मिलते हैं because they are the religious denomination. Clear? Article 27 says that no person shall be compelled to pay any tax for the promotion or the maintenance of any particular religion. भाई कोई भी बंदे को आप सरकार हमें फोर्स नहीं कर सकती कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को, कल को ये कह दें कि हिंदूज को प्रमोट करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, कल को कह दें मुस्लिम्स को करने के लिए आपको पर्टिकुलर टैक्स देना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी कंपेल्ड, आप कंपेल नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड, स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी जो टैक्सेस के थ्रू जा रही है collected by the way of tax for the promotion or the maintenance of particular religion। ये नहीं कि सरकार हमसे टैक्स कलेक्ट कर रही है उसके बाद उसको एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए उस पैसों को यूज कर रही है। हमने करा था वी आर अ सेकुलर कंट्री, वी आर अ सेकुलर स्टेट, वी वर नॉट डिवाइडेड बेस्ड ऑन द रिलीजन। ठीक है, यहां पर पाकिस्तान हुआ था ऑन द रिलीजियस लाइन दैट दे आर द मुस्लिम कंट्री, बट इंडिया नहीं हुआ था। इंडिया इज द सेकुलर वन। बट एक आपके यहां पर एक मेक श्योर यहां पर टैक्स तो नहीं लगा सकते बट वो एक फीस लगा सकते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दैट पर्पस। फॉर एग्जांपल आप जैसे मान लो कि कटरा जाते हैं वैष्णो देवी, तो आपको अगर कोई फीस देनी पड़ रही है तो वो आप नहीं कह सकते कि स्टेट इंटरफेयर कर रहा है, वो टैक्स नहीं लगा रहा है, एक फी लगा रहा है, that too for maintaining. The fee can be levied to provide some services to the safety measures. Similarly, fees can be levied on the endowment for meeting the regulation expenditure. ठीक है, वहां पर फॉर एग्जांपल आप कुछ भी एक टैक्स के तौर पे तो नहीं, आप एक फीस के तौर पर आप वहां पे पैसे देकर आ रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने देखा लंगर फैसिलिटी चल रही होती है तो आप अपनी श्रद्धा से खुद से आप वहां पे जाके एक फीस देकर आ सकते हो, बट आपको फोर्स नहीं करा जा सकता टू प्रमोट अ पर्टिकुलर रीजन। आपको टैक्स नहीं यहां पर लेवाई कर सकती सरकार। 28. No religious instructions in any education institution wholly maintained out of state funds. ये क्या है कि जो जितने भी स्टेट दैट इज द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस वहां पर एक पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करवाया जा सकता। मान लो कि कोई प्रेयर्स है सुबह, ये नहीं कि आप सुबह एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए वो वाली प्रेयर्स को यहां पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, बट ये प्राइवेट स्कूल में हो सकता है, वहां पर कुछ नहीं कर सकता कोई। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कुछ क्रिश्चियंस के स्कूल होते हैं, वहां पर क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ प्रेयर्स है स्पेसिफिक सुबह करी जा सकती है, बट इन अ गवर्नमेंट स्कूल कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस पास आउट नहीं हो सकती। दिस शैल नॉट अप्लाई टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट एडमिनिस्ट्रेड एन एनी अंडर ट्रस्ट रिक्वायरिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सच इंस्टीट्यूशन। जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है वहां पर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। तो यहां पर चार तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो पूरा का पूरा स्टेट संभाल रहा है, जो एडमिनिस्टर स्टेट कर रहा है बट वो किसी ना किसी ट्रस्ट के अंडर बना है, जो रिकॉग्नाइज स्टेट ने किया है, या जिसको पैसा स्टेट से मिल रहा है। ये चार तरीके के इसमें इंस्टीट्यूशंस आते हैं। नाउ टाइप 1 द इंस्टीट्यूशन जो कि पूरे स्टेट से है, वहां पर तो कंप्लीटली प्रोहिबिट है, वहां पर तो आप दे ही नहीं सकते सरकारी में। टाइप 2 वो इंस्टीट्यूशन जो एडमिनिस्टर स्टेट कर रहा है बट वो जो इस्टेब्लिश हुए हैं वो किसी ट्रस्ट और रिलीजन के वहां पर ट्रस्ट के थ्रू हुए हैं, तो वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउड होंगे। टाइप 3 और 4 वो इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट से रिकॉग्नाइज है और स्टेट से पैसा ले रहे हैं, वहां पर वॉलेंट्री बेसिस पे अलाउड होगा, प्रोहिबिट तो नहीं है, वॉलेंट्री बेसिस पे अलाउड होगा। क्लियर वन।
तो ये 4 तरीके हैं जहां पर 4 तरीके की इंस्टीट्यूशंस है जहां पर बेस्ड ऑन द एडमिनिस्टर एंड एस्टैब्लिशमेंट इंस्ट्रक्शंस अलाउ या फिर नहीं अलाउ किए जाएंगी। 29 और 30 हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर द माइनॉरिटीज। नाउ आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज हमारे पास लैंग्वेज के बेस पे होती हैं और एक रिलीजन के बेस पे, रिलीजन के बेस पे 6 होती हैं, लेटेस्ट थी जैन। एनी सिटीजन have a distinct culture, script or culture have the right to conserve the same. Article 29 mandates that no discrimination would be done on the grounds of religion, race, caste, language on any of them. ठीक है, यहां पर minorities के साथ के interest को protect किया गया है. It means that the fundamental right of any section of citizen residing in the India to conserve its any section of citizen. Make sure Article 19 applies to minorities as well as to the other people also, so that they can preserve their language, script and culture. No citizen can be denied admission to any institution aided by the state on the grounds of religion or the language. उसके बेस पे आप उसको नहीं रोक सकते हो। 29 खाली माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, दूसरे यहां पर सिटीजन्स के लिए भी अलाउड है। ठीक है। 30 मदरसा आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है। It mandate that all the minorities, whether based on the religion or language, जैसे हिंदूस तमिलनाडु में है, shall have the right to establish education institution of their choice. मदरसा चल रहे हैं हमारे पास, also called as charter of education rights. ठीक है, तो लैंग्वेज के बेस पे और रिलीजन के बेस पे वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहां पर बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 30। ठीक है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन 3 टाइप के होते हैं। इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर कि जो एक स्टेट से एड ले रहे हैं या जो खाली रिकॉग्निशन ले रहे हैं, एड नहीं ले रहे हैं, जो कि ना तो रिकॉग्निशन ले रहे हैं और ना ही वो कुछ एड ले रहे हैं स्टेट से। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दिस। आपको ये बताओ कि माइनॉरिटीज 6 हैं टोटल, हमने कल की थी। सिख हो गए हमारे पास, पारसीस हमारे पास हो गए, क्रिश्चियन हमारे पास हो गए, मुस्लिम्स हमारे पास हो गए, बुद्धिस्ट हमारे पास हो गए एंड लास्ट इज द जैन्स वन और एडिट। ठीक है, 31 आर्टिकल हमारे पास पहले था राइट टू प्रॉपर्टी, हम इसको कर चुके हैं। इसको डिलीट करके आर्टिकल 300A में लीगल राइट बना दिया गया। किससे डिलीट हुआ वो पेपर में आता है, 44th अमेंडमेंट 1978, जिससे इसको डिलीट करा गया था। नाउ आर्टिकल नंबर 32, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, because it is known as soul of the constitution. soul of the constitution कहा गया था इसे by डॉक्टर बी आर अंबेडकर, because जब भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, हमने डिस्कस किया, आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 यूज कर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आप डायरेक्टली आर्टिकल 226 यूज कर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल्स आपको याद हो, इसलिए आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। आर्टिकल 32 says that right to move the supreme court by appropriate proceeding for the enforcement of the rights conferred by this part. Part 3, that is fundamental rights. Article 32 clause 2, Supreme Court shall have the power to issue writs. writs करेंगे, writs एक legal document होता है issued by the court। वो 5 तरीके की writs होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे one by one. Now number 1 is habeas corpus. habeas corpus means to have the body of, ठीक है, to have the body of. This means that the court orders that the arrested person should be presented before it. It also mandates to set free an arrested person if the manner of the arrest was unlawful. मान लो किसी एक बंदे को मैंने पकड़ा, एजेंसी ने पकड़ा, अब उसको आपको कोर्ट के आगे टू हैव द बॉडी ऑफ, उसकी बॉडी कोर्ट के आगे जाएगी। अगर कोर्ट को लगा कि उसको अनलॉफुल तरीके से अरेस्ट किया है तो उसको फ्री कर दिया जाएगा, अगर उसको सही तरीके से किया गया है तो उसको या तो जुडिशियल कस्टडी या फिर पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जुडिशियल कस्टडी में अभी हमने देखा शाहरुख खान जी के लड़के को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, और जुडिशियल कस्टडी का क्वेश्चन आपने यूपीएससी के आईएएस के प्रीलिम्स के पेपर में इस बार देखा भी। That is habeas corpus. Second is mandamus. Mandamus means we command. It is issued when the court find that the particular office holder is not doing legal duty and thereby infringing the right of an individual. That is a public office. ठीक है, कोई भी पब्लिक ऑफिस जो है, प्राइवेट ऑफिस से कोई मतलब नहीं, मैं काम नहीं कर रहा, कोर्ट मुझे कुछ नहीं कहेगा। कोई भी पब्लिक ऑफिस अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसको एक कमांड भेजी जा सकती है बाय द कोर्ट, दैट इज कॉल्ड द mandamus. That is we command. ठीक है, प्रोहिबिट
ठीक है, टू प्रोहिबिट इसका मतलब है इट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट व्हेन द लोअर कोर्ट हैज कंसीडर्ड अ केस बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन। हायर कोर्ट था, लोअर कोर्ट, मान लो लोअर कोर्ट के पास उस चीज के जुरिडिक्शन मतलब उस चीज के ऊपर लॉ जुरिडिक्शन डिसीजन देने की पावर नहीं थी, ठीक है, उसने बियॉन्ड जाके उससे कोशिश करी, तब हायर कोर्ट यहां पर लोअर कोर्ट को बोल सकता है, इसे प्रोहिबिट रोक सकता है, बट अभी खाली रोक रहा है। It is issued by a higher court when a lower court has considered a case beyond jurisdiction, just to prohibit। अब इसके बाद जो अगली आएगी टू क्योर, सर्जरी, दैट मीन्स टू क्योर, उसका सोल्यूशन में निकाल रहा है, क्योर करना। अंडर दिस द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग विद बिफोर इट और द हायर कोर्ट और टू क्वैश। अब मान लो कि हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट को कहा या तो इस मैटर को आप हमारे पास भेज दीजिए बिकॉज ये आपकी पावर से बाहर है, या फिर इसे क्वैश कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। प्रोहिबिट में खाली रोक रहा है, सर्जरी दैट इज कॉल्ड सर्जरी, इसको क्योर भी कर दिया, सॉल्यूशन भी निकाल दिया। क्यू वारंटो, भाई किस वारंट के साथ? क्यू वारंटो मतलब व्हेन अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट इंटाइटल्ड, भाई आप किस वारंट के साथ यहां पर बैठे हुए हो? फॉर एग्जाम्पल क्यू वारंटो, मान लो कि मैं कल को जाके शिमला में बैठ जाऊं डीसी ऑफिस में, वो कहे भाई किस वारंट के साथ आप इस डीसी ऑफिस में बैठे हो? व्हेन आई एम नॉट इंटाइटल्ड टू it issue the writ of quo warranto and restrict the person from acting as an office holder, public office holder, that is called quo warranto by which warrant। ठीक है, नाउ उसके बाद हमारे पास 3 आर्टिकल रहते हैं 33, 34, 35, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। 33, 34 क्या कहती है? क्योंकि ये जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन सबको प्रोटेक्ट कर रही है, उनके फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, इट एम्पावर द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट, मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द सिमिलर सर्विसेज। दिस इज रिक्वायर्ड सो दैट अपनी वो ड्यूटी ढंग से कर सके, बिकॉज कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं वहां पर उनको सेंसिटिवली काम करना होता है और हो सकता है कि वहां पर कुछ फंडामेंटल राइट्स का एब्रेज हो। So this power is available only with the parliament, not with the state. Such act cannot be challenged in the court on the ground of violation of fundamental right. For example, मान लो जैसे अभी फोन टैपिंग का इश्यू आया था हमारे पास, पेगासस आया था, ठीक है, इजराइल वाला। मान लो कि अब 22 एजेंसीज ऐसी हैं जो कि अलाउड हैं कि आपका फोन टैप कर सकते हैं। फोन टैप करने की पावर कहां से मिलती है? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, यहां पर उसका सेक्शन 5 क्लॉज 2, ठीक है, सेक्शन 5 क्लॉज 2 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, यहां से पार मिलती है किसी की फोन को टैप करने की। तो यहां पर मान लो कि आपके फोन को टैप कर रहे हैं, अब आप कहो कि मेरा आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी है, वो वायलेट हो रहा है, तो इन एजेंसीज के खिलाफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट का यूज करके आप आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, बिकॉज इट एम्पावर द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट, टू मॉडिफाई और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स इन एजेंसीज के लिए। क्लियर? नाउ फर्दर द कोर्ट मार्शल्स जो फौज में दिए जाते हैं हैव बीन एग्जेम्प्टेड, यहां पर उनके लिए अलग से मिलिट्री के अलग से ट्रिब्यूनल्स बने होते हैं, वो खुद इसको डील करते हैं। पार्लियामेंट हैज पावर टू इंडेमनीफाई एनी पर्सन, माफ कर सकता है पार्लियामेंट, और द एक्ट डन बाय सच पर्सन इन द सर्विस ऑफ स्टेट इफ सच एक्ट आर डन ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ मार्शल लॉ इन एनी एरिया। मार्शल लॉ हम आर्मी रूल हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। क्लियर? Article 35 says that the power to make laws to give effect to certain fundamental rights shall vest only in the parliament। कहीं भाई इन सब चीजों से लॉ बनाने की पावर जो है वो खाली पार्लियामेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है इन चीजों से। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट एंड ऑल, उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज को, आईबी, रॉ, एनआईए, इन चीजों से अगर मान लो ये कहीं कुछ एक्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो पार्लियामेंट ही इस चीज को डील करेगी। आप यहां पर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कह के आर्टिकल 32 का यूज कर कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, सो बेसिक अब हमें पता लगे कि फंडामेंटल राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। दे कॉन्स्टिट्यूट्स द बेडरॉक, हमने करा, दे आर फंडामेंटल फॉर द ओवरऑल पर्सनालिटी एंड हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। दे प्रोवाइड कंडीशंस फॉर द मटेरियल एंड मोरल प्रोटेक्शन। दे सर्व एज अ फॉर्मिडेबल बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी को बचा रहे हैं। दे फैसिलिटेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, दैट इज लॉ इज किंग। They protect the interest of minorities। हमने देखा कि since 1947 2022 minorities के interest को protect किया गया है, unlike in the Pakistan, in the Bangladesh, in the श्रीलंका, जहां पर एक majority जो यहां पर community थी उसने minorities को दबाने की कोशिश करी।
They strengthen the secular fabric. We are a secular one. We were not divided on the religious lines. They check the absoluteness of the authority of the government. हमने जैसे कल करा था लिमिटेड गवर्नमेंट, दैट इज सरकार के ऊपर एक लिमिटेशन लगा के रखी है. सरकार के आर्बिट्ररी काम को रोकने के लिए वी हैव अ फंडामेंटल राइट. सरकार आपसे ये इंडिविजुअल राइट्स नहीं छीन सकती एक्सेप्ट इन वन कंडीशन, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. They laid on the foundation of social equality, social justice, economic justice. ये सब political justice आ रहे हैं हमारे पास through the fundamental rights. तो ये थे हमारे fundamental rights. आपको इसमें से जो मैंने कराया कि fundamental rights available to the citizens 15, 16, 19, 29, 30 याद हो गए होंगे. 15, 16, 19, 29, 30 ये आपको याद हो. एंड इसके अलावा अभी तक जो हम कर चुके हैं आर्टिकल 32, आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं. आर्टिकल 226 आप हाई कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं. आर्टिकल नंबर 13 कोई भी लॉ बना जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है वो नल और वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा. देन आर्टिकल नंबर 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को किस तरीके से अमेंड करना है. आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी. आर्टिकल 356 एंड 365 राष्ट्रपति शासन. आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी. ये आर्टिकल तो आई होप आपको रट चुके होंगे, अब तक आपको ये याद कर लेने हैं. ठीक है. इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल आज हमने करे इनको हम नेक्स्ट सेशन में दोबारा से रिवाइज करेंगे, सो दैट आपको जो मैंने प्रॉमिस की थी डे 1 पे कि आपको मेरे लेक्चर्स में सुनने के बाद ही जस्ट ऐसा फील हो कि इसके बाद हमें पॉलिटी करने की कोई भी जरूरत नहीं है. ठीक है. सो आर्टिकल 32 that is called soul of the constitution. 226, 13, 368, 352, 365, 356, 360. ठीक है. So with these words I am concluding today's lecture. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पिछले लेक्चर का जो भी हमने किया है उसको दोबारा से एक रिकैप करेंगे, एक रिवाइज करेंगे, सो दैट इन आर्टिकल्स को तो एटलीस्ट आप बिल्कुल बिना डर के जाएं कि भाई कोई भी आर्टिकल आ जाए हमारा ठीक होगा. So with these words, I am concluding today's lecture. Take care of yourself. Take care of your health. Jai Hind to all.